हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 आज का आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर 2 है बेटा आपका द एंड ऑफ बाईपोलरिटी। सवाल उठता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाई बाईपोलरिटी। बाईपोलरिटी क्या है, किसे कहते हैं बाईपोलरिटी? बाईपोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है? ये एक सिस्टम है, वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम है, इन विच जिसमें द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज हेल्ड बिटवीन टू स्टेट्स। जिसमें इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर और कल्चरल जो रिसोर्सेज होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, वो दो स्टेट्स के बीच में लाई करता है। द फर्स्ट वन इज़ अ यूनाइटेड स्टेट एंड द सेकेंड वन इज़ अ सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। ठीक है। ये मीनिंग है बाईपोलरिटी के। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था कोल्ड वॉर एरा। अब जब हम आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करें तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर को इस चैप्टर को रिलेट करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। The Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was its great symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that helped to collapse the Second World and the end of the Cold War. बात किसकी हो रही है? बर्निल वॉल विच हैड बीन बिल्ड कहाँ बनाया गया? एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर वॉज इट्स ग्रेट सिंबल। और क्या पहचान थी, क्यों बनाया गया इस बर्लिन वॉल को? लोगों ने बनाया था 1989 में। ये एक ड्रामेटिक इवेंट था, मतलब एक इवेंट, बर्निल वॉल एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स को ऐड किया गया, ड्रामेटिक इवेंट्स को ऐड किया गया। इन ड्रामेटिक इवेंट्स की वजह से क्या चीज़ क्रिएट हुई? टू कोलैप्स द सेकेंड वर्ल्ड, जिसने सेकेंड वर्ल्ड को कोलैप्स किया। और इन ड्रामेटिक इवेंट्स की वजह से जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर थी, जो कोल्ड वॉर थी, उसका कहीं ना कहीं खात्मा हुआ। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज यूनिफाइड। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अब जर्मनी डिवाइड हो गया था तो फिर से उसको यूनिफाइड किया गया। वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द रेस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, लगभग 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऐसे थे दैट वर पार्ट, जो पहले सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थे, बाद में फिर उनको रिप्लेस किया गया, रिप्लेस्ड दियर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और उन्होंने अपनी जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको बदल दिया। क्यों बदला? सवाल उठता है। इन रेस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन, जो वहाँ की पब्लिक थी, जो आम लोग थे, जो जनता थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, वो स्ट्राइक कर रही थी, जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट को, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करना पड़ा। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड। और जो सोवियत यूनियन थी, स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड, यानी कि सोवियत यूनियन का क्या मकसद क्या था? कि जो कोल्ड वार शुरू हुई है अब वो ख़त्म हो। नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिज़ल्ट ऑफ मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। सोवियत यूनियन ये नहीं चाहती थी, जो सोवियत यूनियन के लोग थे, कि कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे कि ऑर्डिनरी मैन और वीमेन, आम मर्द और औरत, आम लोग, आम जन मिलकर ऐसा एक्शन लें कि जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाए। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। और फिर क्या होता है कि सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है।
In this chapter, we discuss the meaning, the causes, consequences of disintegration of Second World War. इस चैप्टर में यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वार की मीनिंग क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार होने के पीछे क्या कॉजेज़ थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के क्या कंसिक्वेंसेस थे, सेकेंड वर्ल्ड वार डिसइंटीग्रेट हुई तो क्या वजह थी. वी आल्सो डिस्कस दैट व्हाट हैपेंड टू द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम. हम इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कम्युनिस्ट रिजाइम थी वो किस तरह से कोलैप्स कर गई एंड हाउ इंडिया रिलेट टू दीज कंट्रीज़. हम ये भी पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान को उन देशों के साथ यानी कि जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे इस सब में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि भारत का उनके साथ किस तरह का क्या रिलेशनशिप थी. ठीक है. व्हाट वाज द सोवियत यूनियन. सवाल उठता है कि सोवियत यूनियन सिस्टम क्या था. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR, ये शॉर्ट फॉर्म है. फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स came into being after socialist revolution in Russia in 1917. 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद USSR का गठन हुआ. ये USSR ये उभर कर सामने आया. द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म. अब जो सोशलिस्ट थे, ये जो रेवोल्यूशन आया तो ये रेवोल्यूशनरी किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए? ये वो लोग थे जो सोशलिज्म को पसंद करते थे, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को मानते थे, सोशलिज्म आइडियोलॉजी के मानने वाले थे. अपोज्ड टू कैपिटलिज्म. और ये लोग कैपिटलिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, नहीं चाहते थे कि कैपिटलिज्म हो. सोशलिज्म यानी कि जिसमें तमाम सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग बराबर हैं. कैपिटलिज्म क्या होता है कि तमाम रिसोर्सेज पर किसी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ग्रुप का कब्ज़ा होता है. तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ थे ये लोग. एंड द नीड फॉर एन एगिलिटेरियन सोसाइटी, ये क्या चाहते थे कि दुनिया को, स्टेट को, नेशन को, सबको एक एगिलिटेरियन सोसाइटी की ज़रूरत है, ना कि कैपिटलिस्ट सिस्टम की. दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये वो पहला कदम था, यानी कि ये वो शुरुआती कदम था, शुरुआती इक़दामात थे जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से प्राइवेटाइजेशन की ख़ात्मा हुआ. यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं, किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, बल्कि क्या होगा, सोशल सिस्टम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक सोशल सिस्टम होना चाहिए. सब लोग एक सोशल सिस्टम को फॉलो करें जिसमें समाज में रहने वाले तमाम लोग बराबर हों. कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का सोशल रिसोर्सेज पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए. ये तमाम लोग इस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ थे. एंड कॉन्शियसली डिज़ाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जो मैंने आपको बताया है. तो ये सोशलिस्ट या जो वो लोग जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद डाली जाए जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and institution of party. इसलिए इन लोगों ने, जो सोवियत सिस्टम के बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि इंस्टीट्यूशन स्टेट में एक ऐसा सिस्टम लागू किया जाए एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हों और वो इक्वल प्रिंसिपल पर बेस्ड हो. और इक्वल प्रिंसिपल पर बेस्ड होने का मतलब ये है कि जिसमें
समाज में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, जहाँ पर कैपिटलिज्म ना हो, जहाँ पर जहाँ पर के प्राइवेट सिस्टम ना हो, प्राइवेटाइजेशन ना हो। और क्योंकि ये लोग कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था? सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द काम कर रहा था, यानी कि तमाम जो पावर है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर कंट्रोल थी। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन वाज अलाउड। और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पार्टी नहीं थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की कारकर्दगियों को या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किए गए कामों की आलोचना कर सकती, उस पर किसी तरह का कोई उसको क्रिटिसाइज़ करती, क्योंकि माना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, ना ही वहाँ पर कोई अपोजिशन का कॉन्सेप्ट था। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी एक तरह से उसी की वहाँ पर मतलब डिक्टेटरशिप सी चल रही थी, यानी कि सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर कंट्रोल था। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर कंट्रोल था, तो जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से क्या थी? इकोनॉमी प्लान एंड कंट्रोल, यानी कि इकोनॉमी को किस तरह से प्लान करना है, मतलब ये कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से खर्च करना है, ये प्लानिंग करना। इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर पूरी तरीके से कब्ज़ा किसका था, ये सब कुछ किसके अंडर में था? ये सब कुछ स्टेट के अंडर में था। स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? स्टेट पर किसका कंट्रोल था? कम्युनिस्ट पार्टी का। इसीलिए जो सोशलिस्ट थे वो इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई कैपिटलिज्म या प्राइवेटाइजेशन सिस्टम चल रहा है जिसमें सब कुछ एक ही पार्टी के हाथ में है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है जो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर सके। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the कंट्रोल ऑफ USSR। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे दैट सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिसमें के सोवियत जो आर्मी है जिनसे वो लिबरेट हो रही थी, यानी कि फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस, यानी कि USS के कंट्रोल में थी सोवियत आर्मी। क्यों कंट्रोल में थी? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी थी, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई नहीं था, तो ये पार्टी एक तरह से फासिस्ट की तरह काम कर रही थी, फासिस्ट गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। फासिस्ट गवर्नमेंट की तरह काम करने का मतलब ये है कि एक तरह से इसी पार्टी की सारी मतलब ये पार्टी जो काम करती वही कानून बन जाता, कोई इसके ख़िलाफ़ बोलने वाला नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था। इसी वजह से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इससे क्या चाहते थे? लिबर्टी चाहते थे, अलग होना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे इस फासिस्ट गवर्नमेंट से, इस फासिस्ट सिस्टम से। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मोल्डेड आफ्टर द USSR। इन तमाम कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था, कौन से कंट्रीज? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द, यानी कि उन लोगों ने USSR के इस कम्युनिस्ट पार्टी के ख़ात्मे के बाद और लिबर्टी पाने के बाद फासिस्ट गवर्नमेंट से इन लोगों ने उसके बाद जो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया वो एक तरह से बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लिए मॉडल बना। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। अब दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इस ग्रुप में जितने भी देश आते थे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि दूसरी दुनिया या फिर सोशलिस्ट ग्रुप, क्योंकि ये वो लोग थे, ये वो देश थे जो सोशलिस्ट सिस्टम चाहते थे। सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें तमाम सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग बराबर हों, किसी एक की मोनोपोली ना हो, किसी एक की अरिस्टोक्रेसी ना चले, रिसोर्सेज का इस्तेमाल सबके लिए किया जाए। इसलिए ये ग्रुप बाकी और दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल बना। द वारसा पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं वारसा पैक्ट। ये क्या था?
इन तमाम लोगों ने एक मिलिट्री अलायंस एक साथ मिलकर एक वार्सा पैक्ट समझौता किया। द USSR वाज द लीडर ऑफ ब्लॉक, जिसमें जो USSR था वो इस ब्लॉक का यानी कि सेकंड वर्ल्ड जो या सोशलिस्ट जो ब्लॉक था उसका लीडर था। अब क्योंकि ये अलग हो चुके थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, और ये अपने आप को एक मॉडल की तरह पेश कर चुके थे और कर रहे थे, तो USSR जो है ना वो इस ब्लॉक का क्या बना, लीडर, क्योंकि ये लोग USSR से ही अलग हुए थे। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी पावर की तरह उभर कर सामने आया। द सोवियत कम्युनिटी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द USA। और जो सोवियत इकोनॉमी थी वाज द मोर डेवलप्ड, सोवियत इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी देन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम अमेरिका को छोड़कर क्या कहा, एक्सेप्ट फॉर द USA। अमेरिका को छोड़कर दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब की इकोनॉमी को अगर USSR या सोवियत इकोनॉमी से कंपेयर किया जाए तो सोवियत इकोनॉमी या USSR की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। सोवियत इकोनॉमी के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क मौजूद था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद थे, जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज में किसकी बात कर रहे हैं ये, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील। गोरबैच्यू डिड नॉट, रुक जाइए, हाँ, आयरन स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इज रिमोट एरिया विद एफिशिएंसी। इसके अलावा इनके पास एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद था जो इसको बाकी दूसरे जो रिमोट एरियाज़ थे उससे कनेक्ट करता था, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ रही थी। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार। इसके अलावा जो USSR है वो एक क्या बनकर उभरा, एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो एक पिन से लेकर कार तक को प्रोड्यूस करता था। दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। और इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती थी कि जिनको दूसरे कंट्री भी मैच नहीं कर पा रहे थे, जो दूसरे वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थे। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। और सोवियत स्टेट ने अपने यहाँ रहने वालों लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनको प्रोवाइड कर दी थी, यानी कि तमाम नागरिकों को, यानी कि तमाम नागरिक एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे थे। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटी इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन, अदर वेलफेयर स्कीम। इसके अलावा जो सोवियत गवर्नमेंट थी वो अपने तमाम लोगों की हेल्थ पर काम कर रही थी, हेल्थ का जिम्मेदारी उठा रही थी, एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनके चाइल्ड केयर और दूसरी जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती हैं अपने नागरिकों को सोवियत गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही थी। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सोवियत सिस्टम में किसी तरह का कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सभी लोग रोज़गार से जुड़े हुए थे, बेरोज़गार कोई नहीं था। स्टेट ओनरशिप वाज डोमिनेंट फ्रॉम द ओनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव असिस्ट वर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। अगर हम ओनरशिप की बात करें, स्टेट ओनरशिप की बात करें या लैंड वगैरह की बात करें तो ये किसी मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं था, बल्कि सब किसी कंट्रोल में थे, सोवियत स्टेट के कंट्रोल में थे। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens। और जो सोवियत सिस्टम था, अब क्या हो रहा है, आप बता रहे हैं, सोवियत सिस्टम however become very bureaucratic and authoritarian। लेकिन अब बाद में क्या हुआ, जो सोवियत सिस्टम था एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक हो गया, यानी कि यहाँ पे तानाशाही चलने लगी, और एक ऐसा मुश्किल भरा सिस्टम बन गया ये बाद में कि जो वहाँ के लोग थे उनकी जो लाइफ थी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जब वो एक तरह से वहाँ पर ऑथोरिटेरियन सिस्टम कायम हो गया, ब्यूरोक्रेटी आ गई और एक तरह से डिक्टेटरशिप वहाँ चलने लगी, तो जब ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आ जाएगा तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी
तो एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ, लोगों के पास बोलने की आज़ादी नहीं होगी। इस पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिस्टेंट इन जोक एंड कार्टून, तब लोग क्या करते थे, अपनी बातों को लोग नहीं कर सकते इस तरह से जो कार्टून की मदद से भी एक्सप्लेन, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। जब डेमोक्रेसी नहीं है और लोग अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें करेंगे तो फिर सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। अब क्या था, जो सोवियत स्टेट के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे वो क्या चाहते थे, वो रिफॉर्म चाहते थे, बदलाव चाहते थे। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जब वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे क्या था, वही मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था। ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल पार्टी थी और तमाम इंस्टीट्यूशंस पर उसी का कंट्रोल था। वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि सिंगल पार्टी थी, सिंगल पार्टी का बोलबाला था, तमाम रिसोर्सेज हर चीज़ पर सिंगल पार्टी का कब्जा था। आज जब एक ही पार्टी होगी, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी रूलिंग पार्टी को जो है सवाल पूछ सके, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सिंगल पार्टी होने की वजह से वो लोगों को भी जवाबदेह अकाउंटेबल नहीं होती थी। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज The party refused to recognize the urge of people in 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. The party refused to recognize the urge of people. पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने लोगों की अर्ज को भी रिकॉग्नाइज, पहचान, लोग क्या चाहते हैं चीज़ को भी पहचानने से मना कर दिया। इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक, यानी कि लगभग जो 15 जो अलग अलग रिपब्लिक थे, डिफरेंट रिपब्लिक थे, उन लोग और उन रिपब्लिक से बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो क्या चाहते हैं, इस चीज़ को भी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन, ये वो लोग थे, ये वो रिपब्लिक थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को बनाया था टू मैनेज दियर ओन अफेयर। और क्यों बनाया था, ताकि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकें, जिसमें उनके कल्चरल अफेयर्स भी शामिल थे। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। अगर हम देखें तो पेपर वर्क, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर वर्क अलग होता है और रियलिटी अलग होती है, ग्राउंड फिगर अलग होती है, पेपर पर कुछ और दिखाया जाता है। रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक, रूस 15 रिपब्लिक में से एक ऐसा देश था दैट टुगेदर, जिसने के यूएसएसआर के साथ मिलकर क्या बनाया, इन द रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग दैट टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द यूएसएसआर, जिसने मिलकर बनाया, यूएसएसआर को कॉन्स्टिट्यूट किया। इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रशिया ही वो देश था जो हर एक चीज़ पर डोमिनेट कर रहा था। मैं आपको बता दूं 1917 में रूस अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था किसी ज़माने में, और उसके बाद वो बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ पावर थी वो भी कम हो गई थी। तो ये बात उसी वक्त की कर रहे हैं कि जब दुनिया में रूस के नाम का डंका बज रहा था। एंड द पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड, और वो लोग जो दूसरे एरिया, दूसरे रीजन से आते थे, फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड, उनको ऐसा लगता कि जैसे उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया था, उनको दबाया जाता। मतलब कहने का ये है कि रूस का डोमिनेशन चल रहा था, हर चीज़ पर रूस हावी था, हर चीज़ पर रूस की हुकूमत थी। तो दूसरे देशों से बिलोंग करने वाले लोग, दूसरे नेशंस जो आते थे सामने, तो उनको रशिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी बातों को नेगलेक्ट कर दिया करता था और उनको सप्रेस, यानी कि उनकी हर बात को दबा दिया जाता था। इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हम आर्मी में देखें तो जो सोवियत यूनियन है वो अमेरिका के साथ वक्त उस अमेरिका के साथ मैच करने की, यानी कि जिस तरह की आर्मी वगैरह, जो आर्मी में जिस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका यूज़ कर रही है, तो यूएसएस भी अमेरिका को मैच करने की, उसको कॉपी करने की कोशिश में लगी हुई थी। वक्त के साथ, मतलब जैसे जैसे अमेरिका में नया डेवलपमेंट हो रहा था आर्मी सेक्टर में, तो सोवियत यूनियन में भी हो रहा था। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। मैंने ये बताया कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोगों की जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो भी एस्पिरेशंस हैं, उन सबको किस तरह से पूरा किया जाए। जिस तरह से अमेरिका में इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा था, उसी तरह से सोवियत यूनियन भी इन कामों को करने में लगी हुई थी। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। 1979 में अफ़गानिस्तान के जो सोवियत इन्वेंजन थे, जो सोवियत इन्वेंजन थे, उन्होंने क्या किया, सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी वेल कंसिडर्ड बिहाइंड दैट वन ऑफ द वेस्ट, दिस लेड द टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। किस तरह से इन्होंने वीक करने की कोशिश की कि जो उनकी ऑल कंज्यूमर गुड, यानी कि वो जो भी उनकी कंज्यूमर गुड्स थी, उनको मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मतलब कहने का ये है कि उनको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि अगर इकोनॉमिकली ये वीक हो जाएंगे तो फिर इनकी बाकी चीज़ें खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगी। फूड इंपोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर। द सोवियत इकोनॉमी वाज faltering in the late 1970 and become stagnant. सोवियत इकोनॉमी faltering in late 1970 में जो सोवियत इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं उससे मुतासिर होने लगी और उसके बाद स्टैगनेंट, यानी कि इसको एक बाहरी नुकसान, झटका पहुंचा। तो ये है, बाकी दूसरे लोगों ने इसको इस तरह से, मतलब ये है कि उसे इकोनॉमिकली उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि अगर हम इसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे तो बाकी चीज़ें इसकी खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आज आपका इस क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।